डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिसोसिएशन कांस्टेंट। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3COOH। एक ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये आपका क्या होगा, डिसोसिएट होगा कौन से आयंस में, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर इसका कंसंट्रेशन लेट से स्टार्टिंग में C है, एट टाइम T इक्वल टू 0, एट टाइम T इक्वल टू 0 इसका कंसंट्रेशन कितना है, CH3COH का C। तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ तो 0-0 हो जाएगा दोनों आयंस का, अभी वो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कब तक रिएक्शन होगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए तो लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम में। तो बताइए, अगर लेट से मैं अल्फा मान लेता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया, मतलब एक मोल अगर हम लेते हैं तो उसमें से कितना मोल डिसोसिएट हुआ है, अल्फा डिसोसिएट हुआ। एक मोल में अगर अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो सी मोल में कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा होगा। एक में अगर अल्फा हो रहा है तो सी में कितना होगा, सी अल्फा, यूनिटरी मेथड। तो सी में से कितना डिसोसिएट हो गया, सी अल्फा डिसोसिएट हो गया। अब अगर इक्वेशन आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक मोल CH3COH जब डिसोसिएट हो रहा है तो एक मोल CH3COH बन रहा है, CH3CO नेगेटिव बन रहा है, एंड एक मोल H पॉजिटिव बन रहा है। तो सी अल्फा अगर डिसोसिएट होगा, दिख रहा है आपको, सी अल्फा अगर डिसोसिएट होगा तो CH3COH कितना बने, CH3CO नेगेटिव कितना बनेगा, सी अल्फा, और H पॉजिटिव कितना बनेगा, सी अल्फा। क्योंकि एक मोल ये डिसोसिएट होगा CH3COH तो ये एक मोल और एक मोल बनेगा, तो सी अल्फा डिसोसिएट होगा तो सी अल्फा एंड सी अल्फा बनेगा। क्या समझ में आया आपको? हाँ, ये चीज आ गई। अब हम इक्विलिब्रियम में क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो CH3CO नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। मानते हो इस बात को? अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी वाटर ले चुके हैं, पानी में आपने इसको ऐड करा CH3COH को, तो क्या बन गया, एक्वा सॉल्यूशन, और वहाँ पे आयंस आपके मिल जाएंगे, है ना? अच्छा, तो नीचे एक और चीज आएगी, कौन सी चीज आएगी, वाटर का कंसंट्रेशन भी आएगा, प्लस H2O भी तो होगा। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये क्या है, वाटर, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में होता है तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होता है। नेग्लिजिबल अमाउंट में आपका इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। जैसे सागर है, सागर में से आपने एक बाल्टी पानी निकाल दिया तो उसकी क्वांटिटी में कोई कमी आई, नेग्लिजिबल अमाउंट में। ऐसी पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो कुछ मोल कम होने से कंसंट्रेशन लगभग ना के बराबर चेंज होता है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी क्या होगा, कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता ही है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या समझ में आया? तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CH3CO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन। क्या समझ में आया? हाँ, तो एक इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये दो कांस्टेंट्स हैं, के इक्विलिब्रियम एंड वाटर, तो एक नया कांस्टेंट होगा जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया? और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक एसिड है, तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक नया कांस्टेंट देगा जिसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या समझ में आया? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये मैं कहाँ की बात बता रहा हूँ, क्लास
11th की, जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों को। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, हाँ कौन से केस में, CH3COH के केस में ये होगा CH3CO नेगेटिव concentration of H positive अपॉन concentration of CH3COH। क्या समझ में आया आपको? अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की वैल्यूज रखोगे, क्या क्या है इक्विलिब्रियम की वैल्यूज? देखो CH3CO नेगेटिव, इस एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या है एट इक्विलिब्रियम? C अल्फा। और CH3COH का कंसंट्रेशन क्या है? हाँ, तो मैं K में इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उस फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो CH3CO नेगेटिव कितना हो जाएगा? C अल्फा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में C अल्फा अपॉन CH3COH का कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। तो C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या मानते हो इस बात को? क्या ये फॉर्मूले से एग्री करते हो आप? कैसे आया? इस तरीके से आया। चलिए, अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला किस केस में? CH3COH के केस में ये होगा। और भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। सब्स्टिट्यूटिंग, अब आपको पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं किसकी? अल्फा की। K = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हमें पता है अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। और सिंपली आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो अल्फा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो K की एक नई वैल्यू आएगी। मानते हो इस बात को? तो आपने K में रखा, C अल्फा की जगह क्या रखोगे? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, फिर अल्फा की जगह क्या रखोगे? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के केस में। तो हमें स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं? जो बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। एक जो अच्छे से डिसॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और एक कैसे होंगे? जो कम होते होंगे। और जो बहुत कम होते हैं उनको स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स बोलेंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? AgCl, लेड सल्फेट, BSO4। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? तो लैम्डा नॉट = 1000 कप्पा अपॉन C। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हो? लैम्डा = 1000 कप्पा अपॉन C। मानते हो इस बात को? अच्छा, अगर कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम हो गया, स्पैरिंग सॉल्युबल साल्ट का मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब उसको हमने डिसॉल्व करा, अब मैक्सिमम अमाउंट में वो डिसॉल्व हो चुका है, तो उस समय उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम जो डिसॉल्व होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, जो डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे क्या? मैक्सिमम कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल S से। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा = 1000 टाइम्स कप्पा अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो चुकी है, अब तो और डिसॉल्व होने वाला है नहीं। तो उसी टाइम जो ये लैम्डा होगा, ये भी आपकी कौन सी वैल्यू में पहुंच जाएगा? लिमिटिंग। कौन सी वैल्यू में पहुंच जाएगा? लिमिटिंग। उससे ज़्यादा तो हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी? जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होगा। अब जब मैंने यहाँ पे मैक्सिमम डिसॉल्व लिख दिया, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम डिसॉल्व, उस समय उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम पर पहुँच जाएगी। उसके बाद तो कुछ डिसॉल्व हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी। क्या समझ में आया आपको? हाँ, तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आ गया?
आगे बढ़ते हैं। अब आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स की। तो S इसको अरेंज करोगे तो S इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1000 कप्पा अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ पे स्मॉल के है कंडक्टिविटी कप्पा और कैपिटल S है सॉल्युबिलिटी। मानते हो इस बात को? अब हम आते हैं आयनिक मोबिलिटी। आयंस की मोबिलिटी कितना इजीली वो इधर से उधर माइग्रेट कर सकते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन आयन अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तभी आयंस इधर से उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो पोटेंशियल होना चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। तो अगर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल, तो उसमें जो आयन की वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द आयन और ऑल्सो नोन एज आयनिक मोबिलिटी। अच्छा, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक मोबिलिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द आयन को, और लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं आयंस का आयनिक कंडक्टेंस को। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 96500, जहां पे 96500 क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। तो कभी भी आयनिक मोबिलिटी निकालना है तो आपको लैम्डा आयनिक कंडक्टेंस पता होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 96500 से डिवाइड कर देना है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर पे। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय अ पर्टिकुलर आयन। अब देखो, जो आपके आयंस होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, तो अपने साथ हो करंट, वो चार्ज ले जा रहे हैं, दे आर द कैरियर ऑफ चार्ज, जिसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन आपका एक पर्टिकुलर आयन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर उसका। तो हर एक आयन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि टोटल जो करंट है जो कैरी की जा रही है आयंस के द्वारा, तो किसी एक पर्टिकुलर आयन का कितना उस टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन वो कैरी कर रहा है, उसे बोलेंगे उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या समझ में आया? तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का T+ से डिनोट करेंगे। तो करंट कैरीड बाय कैटायन, अब फ्रैक्शन है तो डिवाइडेड बाय टोटल करंट। क्या समझ में आया फॉर्मूला? ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का निकालना है तो T नेगेटिव से ये डिनोट करेंगे। तो करंट कैरीड बाय एनायन डिवाइडेड बाय टोटल फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 कैटायन एंड 1 एनायन। सपोज एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है, तो टोटल करंट का ही तो उनका पास फ्रैक्शन होगा करंट का। उन फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल कितना निकल के आएगा, 1। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा m इक्वल टू कप्पा टाइम्स वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो या डाइल्यूशन होगा तो लैम्डा m बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का में कौन सा फॉर्मूला लगता है, लैम्डा m इक्वल टू, ये रिलेशन वहां देखा आपने इक्वेशन, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ c दैट इज कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा कैसे निकालते हैं, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। कोलरॉस लॉ क्या कहता है, आपको पता ही है, हर आयन का इलेक्ट्रोलाइट का जो भी डिसोसिएट होकर आयंस बने हैं, हर आयन का एक अपना क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन पे। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जनरली यही होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट सपोज डिफरेंट टाइप का होगा अदर देन CH3COH, तो वहाँ पे K की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो वो हमें जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी सिखाई थी अभी CH3COH के केस में, वही अप्लाई करोगे। इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0, उसका कंसंट्रेशन C है 0 0, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा एंड सो ऑन।
अभी तक तो आपने देखा सी अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना बन रहा था, दो आयंस CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, C अल्फा और C अल्फा लिख रहे थे। सपोज उनका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता उनके आगे, किसी एक में 2 हो जाता, एक में 3 हो जाता, तो C अल्फा डिसोसिएट होता तो एक में 2C अल्फा लिखते और दूसरे में 3C अल्फा, फिर उसके हिसाब से K वाले फॉर्मूले में उनको रखते, तो ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है। क्या समझ में आया? अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर अल्फा की वैल्यू जो हमने ऊपर देखी उसे हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा K इजिकल टू C लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला देखा था? स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट के केस में क्या हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन या मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है, अब तो होगा नहीं, तो मोलर कंडक्टिविटी भी फिक्स हो गई, वही उसकी लिमिट हो जाएगी, वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। अच्छा, आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू इजिकल टू लैम्डा अपॉन 96500। ट्रांसपोर्ट नंबर ऐड करेंगे तो 1 आएगा। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कप्पा डिक्रीज करता है। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ये पढ़ा हमने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या चीज इंक्रीज होगी? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। समझ में आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने क्या पढ़ा था कि लैम्डा एम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या बात याद है ना? क्योंकि डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाता है अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कोलरॉस लॉ। तो ग्राफ से ये पॉसिबल नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि लैम्डा एम नॉट निकालो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है ऑफ करंट कैरिड बाय एन आयन। फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइनरी मतलब जो टूटने के बाद 2 आयंस देगा, उन्हें बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाएगा। तो वहाँ पे उन दोनों का जो एनायन और कैटायन है, दोनों के फ्रैक्शंस जो भी हैं उनका टोटल कितना आएगा? 1 आएगा। क्या मानते हो इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। क्या होता है सोडियम एसीटेट? CH3COO Na। इसका क्या दे रखा है? लिमिटिंग द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दूसरा क्या दे रखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो लैम्डा नॉट HCl कितना दिया है? 425 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.9 भी है, ओके 0.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और क्या दे रखा है? गिवन सोडियम क्लोराइड, लैम्डा नॉट दे रखा है NaCl, कितना हो जाएगा? 126.4 दे रखा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तो गिवन हो गया आपका एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना। तो लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला? CH3COH, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये आयंस में टूटेगा और आपको कोलरॉस लॉ पता ही है, ये कैसे टूटेगा? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। अगर आप कैसे भी करके ये दो का सम ले आए तो आपको लैम्डा नॉट CH3COH की वैल्यू पता चल जाएगी। मानते हो इस बात को? तो आपको यहाँ 3 चीज़ें दे रखी है, तो इनमें ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि आपका ये 2 चीज़ें आ जाएं, इन दोनों का सम। ठीक है? तो देखो आपको क्या क्या चाहिए? CH3CO नेगेटिव चाहिए, वो कहाँ छुपा हुआ है यहाँ पे? तो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। मानते हो इस बात को? तो लैम्डा नॉट CH3COH निकालने वाले हैं।
तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, लैम्डा नॉट CH3COO Na। तो CH3CO नेगेटिव आ चुका है यहाँ से, लेकिन Na आ गया, Na हमें चाहिए ही नहीं, Na है ही नहीं, तो यानी कि बाद में किसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो NaCl वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, प्लस हमें H पॉजिटिव चाहिए, वो कहाँ छुपा है, लैम्डा नॉट HCl में छुपा हुआ है, तो लैम्डा नॉट HCl जोड़ दिया हमने, लेकिन Cl नेगेटिव भी आ गया, उसे हटाना पड़ेगा। तो हम बाद में क्या करेंगे, NaCl को उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ नहीं तो वैसे ही क्वेश्चन है तो उसमें कराना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम वैल्यूज रख देंगे, तो CH3CO नेगेटिव 91, CH3CO Na का 91 है, प्लस HCl का 425.9 है, एंड माइनस NaCl का 126.4 है। एक बार ध्यान रखना कि यूनिट सब सेम होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखो रफ वैल्यू कितनी आएगी, रफ करो। 425 प्लस 100 कितना हो गया, 525। 525 में 100 घटाया 425 में 20 और घटा दिया, 400 के आसपास है ना, 405 समथिंग। चलिए मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ये आ रहा है 425 आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर आ रहा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बात समझ में आई पूरी? क्या बात समझ में आई पूरी? चलो आगे बढ़े। ऑपरेशन लगाना आ गया कॉलर्स लॉ का। चलिए अब ये नेक्स्ट ये सवाल है, इसे करिए। द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी है, किसके लिए, NaI के लिए दे रखी है। लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी है किसके लिए, CH3CONa, और और लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी है CH3COO होल ट्वाइस mg के लिए। कितना कितना दे रखा है, लैम्डा नॉट NaI है 12.69 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे ही CH3CONa का कितना है, 9.10 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और CH3CO होल ट्वाइस mg का कितना दे रखा है, 18.78, वही सेम यूनिट है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमें निकालना है व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें क्या लिखना है, लैम्डा नॉट MgI2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें mg भी चाहिए और I भी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा नॉट CH3CO का होल ट्वाइस mg के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लिख देंगे। लेकिन जब ये डिसोसिएट होगा तो कितने CH3CO नेगेटिव के आयंस बनेंगे, 2, और mg के कितने बनेंगे, 1। यानी कि बाद में हमें CH3CO नेगेटिव 2 CH3CO नेगेटिव आयंस घटाने पड़ेंगे उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या समझ में आया? चलिए, प्लस हमें I भी चाहिए। I कहाँ छुपा हुआ है, लैम्डा नॉट NaI में, तो लैम्डा नॉट NaI, तो लेकिन I हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? हाँ, तो 2 टाइम्स लैम्डा नॉट NaI। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हमें क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 I तो मिल गया हमें, लेकिन 2 Na भी मिल गया, तो बाद में हमें 2 Na भी घटाना है। समझ में आया? तो माइनस कर देंगे आप। अब देखो CH3CO नेगेटिव भी घटाना है, 2 घटाने थे, और Na भी घटाना है 2, तो CH3CO Na को की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू हम घटाएंगे वो 2 टाइम्स घटाएंगे। क्या समझ में आया? तो 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO Na। क्या समझ में आई बात? अब वैल्यूज रख देंगे हम, लैम्डा नॉट मैग्नीशियम एसीटेट कितना हो जाएगा, 18.78, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Na, वो बाद में देख लेंगे। ऐसा करते हैं मिली सेकेंड में ही निकाल देते हैं, मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, सबकी यूनिट वही है। चलिए, 2 टाइम्स 12.69 माइनस 2 टाइम्स 9.10। क्या सही लिखा मैंने? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा 25.96 आना चाहिए, और सेम यूनिट यूज़ करेंगे। हमसे कोई ज़बरदस्ती पूछा तो नहीं गया है या बोला तो नहीं गया है कि किसी और यूनिट में आपको निकालना है। तो मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल।
क्या समझ में आई बात? Yes, sir. कॉलरस लॉ लगाना आ गया? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसे पढ़िए। तो यहाँ पे क्या दिया है? द मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा एम या लैम्डा जो मानना चाहो। किसका दे रखा है लैम्डा? NH4OH का। किस कंसंट्रेशन में? 0.1 m, है ना? तो ये लैम्डा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा NH4OH की वैल्यू एट 0.1 m कंसंट्रेशन पे कितनी देर की है? 3.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी है। एंड एट 0.001 और ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में कितनी वैल्यू है? 34.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखी है। मानते हो इस बात को? Yes, sir. दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस में क्या दे रखा है हमें? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता ही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, तो कैसे निकालते हैं? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। आपको एक चीज़ और दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो लैम्डा नॉट NH4OH आपको ऑलरेडी दे रखा है 271.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर Home ले रहे हैं. मोल। पर ओम का मतलब साइमन ही तो हुआ, ठीक है? चलिए, तो हमें क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू एट दीज कंसंट्रेशंस। तो पहला एक केस ले लेते हैं, एट कंसंट्रेशन कितना ले लेते हैं हम? 0.1 m। यहाँ पे निकाले Sir, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा क्या है? 0.1 में 3.6 अपॉन 271.1। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? मैथ्स लगा लेना, 0.013 मिलेगा। अब दूसरे कंसंट्रेशन में भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे तो कितना आया? अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा? 1.3% आपका डिसोसिएटेड होगा। कौन डिसोसिएटेड होगा? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? अच्छा, सेकंड केस में निकालते हैं, एट कंसंट्रेशन 0.001 m। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा कितना था? मोलर कंडक्टिविटी थी 34 अपॉन लैम्डा नॉट कितना है? 271.1। ऑब्वियसली बात है, 3.6 वाले से तो ज़्यादा ही आएगा, ये 10 टाइम्स ज़्यादा आएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.125 और कंसंट्रेशन और परसेंटेज में देखेंगे तो 12.5% डिसोसिएटेड होगा। क्या समझ में आई बात? Sir, हाँ, इतना भी लिख सकते थे आप, वो भी सही माना जाता, क्योंकि परसेंटेज में तो बोला ही नहीं उसने ना, उसने खाली बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.01 मोलर। और कंडक्टिविटी मतलब कप्पा कितना दे रखा है? 1.65 इंटू 10 की पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का? लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन c। अच्छा, आपको एक चीज़ और दे रखी है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या निकालनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ही है, आपको पता ही है, एसिटिक एसिड। तो अल्फा कैसे निकलेगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट पता होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा तो आप पहले वाले केस में निकाल ही रहे हो। तो लैम्डा नॉट के लिए आपको गिवन डेटा दे रखा है, H पॉजिटिव एंड CH3CO नेगेटिव। तो लैम्डा नॉट आपको एसिटिक एसिड का चाहिए, CH3COH। द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस
लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव, और दोनों की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मानते हो इस बात को? तो जल्दी से उसको निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 40.9 प्लस 349.1, तो लैम्डा नॉट भी निकल गया, तो अल्फा निकल जाएगा सेकंड वाला केस का। अब थर्ड में उसने क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, मतलब के, कैपिटल के की वैल्यू कितनी थी वो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। CH3COH का केस करा था ना हमने, हाँ वही है। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा हमारा निकल ही चुका है लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट से, और सी कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखा है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो सी और अल्फा ही तो चाहिए थे, अल्फा निकल जाएगा और सी सेकंड वाले केस में, और सी आपको दे रखा है। चलो तो पहला वाला निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं, लैम्डा नॉट CH3COH की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट कितना आएगा, 400 के आसपास आएगा, तो ये आएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग अभी। तो पहला निकाल लेते हैं लैम्डा नॉट, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो 1000, कप्पा कितना था 1.65 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन कंसंट्रेशन कितना है 0.01। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मैथ्स लगाना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो लैम्डा निकल गया। अब सेकंड क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, सेकंड वाला पार्ट। तो कैसे निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम कितना आया आपका, बिल्कुल 16.5 आया है, डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट यहाँ निकाला था हमने 390। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0423। मानते हो इस बात को, निकल गया। और अल्फा की क्या यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस होगा। चलिए अब तीसरा क्या निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी लिखी यार हमने, 0.042, सॉरी लैम्डा की नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी 0.0423। अब थर्ड क्या निकालना था हमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहले तो आप क्या करो, डिसोसिएशन की इक्वेशन लिख दो, डिसोसिएशन की किस में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव। ये हैबिट डाल दो आप, है ना, हर बार K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लिया हमने, C मोल पर लीटर, और इसके कितने बनेंगे, इनका कंसंट्रेशन 0 होगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ऐसे लिख रखा है मैंने इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है। हाँ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर हमने अल्फा मान लिया, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 मोल डिसोसिएट होगा तो अल्फा, सॉरी 1 मोल में अल्फा डिसोसिएट होगा, समझ में आ रहा है। तो C में कितना होगा, C अल्फा। अब इक्वेशन बोल रही है 1 मोल में 1 मोल डिसोसिएट होगा तो 1 मोल ये वाला आयन और 1 मोल ये वाला आयन बनेगा, तो 1 1 1। तो ऐसे ही C अल्फा अगर डिसोसिएट होगा तो ये भी C अल्फा बनेगा, और H पॉजिटिव वाला भी C अल्फा बनेगा। क्या ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्ट लिखोगे, पानी वानी की जरूरत नहीं है, गॉट इट, वाटर वगैरह नहीं दिखाएंगे। तो आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिखना है, CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COH का कंसंट्रेशन, समझ में आया। अब वैल्यूज़ रख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन CH3COH का कंसंट्रेशन क्या है, C माइनस C अल्फा, यानी कि C कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब C की वैल्यू भी हमें पता है और अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0.01, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, 0.0423, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना आया, 0.0423। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.87 इंटू 10 की पावर -5। ये आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, कि क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या समझ में आया, इजी था या नहीं था।
ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं? कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला पता होगा? अरे K into 1000. पता है? अच्छा एक चीज याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? कंडक्टिविटी। उसको पहले के जमाने में कंडक्टिविटी बोला जाता था, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आज क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। समझ में आ जाएगा? Sir. हाँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है AgCl, समझ में आ गया होगा कौन सा केस है? स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, Sir. वही लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कप अपॉन सी को S लिख देना, सॉल्युबिलिटी जो भी दी होगी, और लैम्डा क्या बन जाएगा? लैम्डा नॉट, वो आप निकाल ही लोगे AgCl का। AgCl टूटेगा तो ये आयंस देगा, दोनों का लैम्डा नॉट जोड़ लोगे तो लैम्डा नॉट AgCl आ जाएगा सॉल्यूशन का। मानते हो? निकल जाएगा, वेरी इजी। और ये भी कर ही लोगे, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा ये तो गिवन है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट दिया है, हो जाएगा, फॉर्मूले बस अप्लाई करने हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।